हेलो। कल हमने केमिस्ट्री में ये तत्वों को पढ़ा था और धातु और अधातु के बीच में अंतर पढ़े थे। आज थोड़े से धातु और अधातु पढ़ते हैं, थोड़े से जो इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कल गोल्ड। गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड जो होता है 24 कैरेट जो होता है हमारा, इसकी कैरेट में हम मापते हैं। तो 24 कैरेट जो होता है ये हमारा प्योर गोल्ड होता है। लेकिन हम कभी भी 24 कैरेट वाले गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या जो हमारे जेवर बनाते हैं उसके नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो थोड़े टाइम में टूट जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं ताकि इसको क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले। तो हम क्या करते हैं, 22 पार्ट्स लेते हैं हम गोल्ड के और 2 पार्ट्स ले लेते हैं हम कॉपर के, तांबे के। उससे क्या रहता है कि ये सॉफ्ट नहीं रहता हमारा गोल्ड, शाइन वही रहती है हमारे गोल्ड की। शाइन वही रहती है हमारे गोल्ड की, लेकिन उसको क्या मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से। कौन से? तांबे की इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से। दूसरा धातु देखते हैं। दूसरा है हमारा सिल्वर। सिल्वर हमने देखा था ये सुचालक है। किस चीज़ का सुचालक है ये हमारा? ये सुचालक है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का और ऊष्मा का, हीट का। ये इसका सुचालक था, सबसे अच्छा सुचालक है। लेकिन हम इसको कभी भी घर में जो सर्किट्स होते हैं हमारे, हम उसमें यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ जाता है इसको यूज़ करना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो ये हमारा सिल्वर होता है इसको हम मरकरी के साथ मिक्स करते हैं। सिल्वर को मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सिल्वर को हम क्या करते हैं, सिल्वर को उसमें मिक्स करते हैं और इससे एक मिश्र धातु बनती है। कौन सी मिश्र धातु बनती है? एमलगम। ये है हमारा एलॉय। जो एमलगम बनता है हमारा, ये जो एलॉय बनता है हमारा, इसको हम फिल कर सकते हैं दांतों में। एमलगम को वैसे हम यूज़ करते हैं कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ये दांतों में फिलिंग के लिए, लेकिन इस एमलगम को हम कर सकते हैं जैसे पारदर्शी कोई भी शीशा है, तो आप अगर उस शीशे के पीछे ये जो मरकरी और सिल्वर वाला एमलगम है ना, इसका पेंट कर दोगे तो वो दर्पण बन जाएगा। आप अपना इमेज देख सकते हो उसमें। तो दर्पण बनाने के लिए हम पीछे किसकी कोटिंग कर देते हैं? सिल्वर की। ये जो इसका मिश्र धातु है इसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं अधातु देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तो मैं आपको थोड़े थोड़े बता रही हूँ, बाकी कल मैंने डिफरेंस में ही जो अंतर बता रही थी तब सारे बता दिए थे आपको। ठीक है। एक है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है, नाइट्रोजन हमारा अधातु है। जो नाइट्रोजन होता है हमारा ये इनर्ट होता है। इनर्ट का क्या मतलब होता है? जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है पीरियोडिक टेबल में, जो 18th हमारा कॉलम होता है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन होती है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये इनर्ट टाइप सा है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, ये इनर्ट टाइप सा है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत कम रिएक्शन करता है, अनरिएक्टिव सा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है। और ये क्या करता है? नॉन इन्फ्लेमेबल है, जलता नहीं है जल्दी, ना ये जलने में मदद करता है ना ये ज़्यादा जल्दी जलता है। तो ये ऐसा कैसा इनर्ट रहता है। आप खुद सोच के देखो, नाइट्रोजन हमारी 78% है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन है। तो अगर नाइट्रोजन या तो रिएक्टिव होती तो कितनों के साथ रिएक्ट कर लेती, और अगर इनफ्लेमेबल होती, अगर ये आग को बढ़ावा देती तो लाइफ पॉसिबल ही ना होती हमारी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हम यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? सबसे पहली चीज़
खाने के आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। खाने के आर्टिकल्स में कैसे यूज़ करते हैं? जो आपके लेज़ होते हैं ना, ये लेज़ के अंदर जो हमारी गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? रिएक्शन नहीं करेगी, इनर्ट सी गैस है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऑक्सीजन नहीं भर सकते हैं, ऑक्सीजन भर देंगे तो वो गैस जो चिप्स हैं हमारे वो सिल जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे उसको। क्या पता क्या आगे रिएक्शन बना ले, थोड़ा सा जहरीला पदार्थ ही बना दे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज नहीं करना है तो हम उसमें क्या भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। दूसरी चीज़, जो ये डांस फ्लोर होते हैं ना, डांस फ्लोर पे वो इफ़ेक्ट देने के लिए हम नीचे से धुआं नहीं निकलता है, वो धुआं हम किससे क्रिएट करते हैं? वो नाइट्रोजन से क्रिएट करते हैं हम, वो नाइट्रोजन से क्रिएट करते हैं। तीसरा इसका यूज़ है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन में। देखो, क्रायो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, निम्न टेम्परेचर। और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। आजकल क्या है कि हम अपने एग्स हैं या स्पर्म्स हैं, हम उसको स्टोर करके रख देते हैं कि इन फ्यूचर, अगर अभी तो हम कंसीव नहीं कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं, इन फ्यूचर हम इसे यूज़ करेंगे। तो जो हमारे स्पर्म्स वगैरह होते हैं या जो एग्स होते हैं हम स्टोर करते हैं, वो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पे उसको स्टोर कर देते हैं। जो ये बुल के सीमेन होते हैं, जैसे कोई बुल है हमारा और वो उसका जो हमारा सीमेन इम्पॉर्टेंट है, आगे हमारे काम आएगा, तो हम उसको भी किस उसमें स्टोर करते हैं? नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं हम। ये पद्धति है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चल रही है ये, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरी अधातु देखते हैं, ऑक्सीजन। हमें पता ही है ऑक्सीजन ना होता तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही ना होती इस धरती पे। तो ऑक्सीजन का सबसे पहला तो यूज़ हमारा यही रहेगा रेस्पिरेशन में। हम जिंदा किसकी वजह से हैं? ऑक्सीजन की वजह से। दूसरी चीज़, ये हमें ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है। ऑक्सीडेशन में जलाने के लिए, आग जो जलती है हमारी, आग जलती है, कुछ भी जो हम पेट्रोल जो जलाते हैं अपनी ये कारों में, जलता है, एनर्जी देता है, फिर हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो वो जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर चीज़ें जलेंगी नहीं तो हम एनर्जी कैसे लेंगे? तो ऑक्सीजन का उसके लिए बड़ा यूज़ है। और तीसरी चीज़ है, हम इसको रॉकेट में, जब हम रॉकेट्स यूज़ करते हैं ना, तो रॉकेट के थर्ड स्टेज में हम जो होता है लिक्विड जो होती है हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल लेते हैं, ईंधन लेते हैं उसको। लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होता है, तो फ्यूल को जलाने के लिए हमें हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगा कि फ्यूल को जलाएं और फ्यूल से हमें एनर्जी मिलेगी। इसको जलाने के लिए जो हमें चाहिए होता है ना, वो होती है लिक्विड ऑक्सीजन। हम इसमें गैसियस ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। अभी मैं टेक्नोलॉजी स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप इतना याद रखना, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल होता है और जो लिक्विड ऑक्सीजन है हमारा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरी अधातु देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आजकल चल रही है, हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये इसको हम ग्रीन इकोनॉमी से भी रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, जो ये हाइड्रोजन होता है हमारा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है इसमें हमारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, जो कैलोरीफिक मात्रा होता है ना इसका, बहुत ज़्यादा है। कितना है हमारा? 150 किलो जूल्स पर ग्राम।
कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि 1 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन को बर्न करती हूँ ना तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 150 किलो जूल्स। ये हमारे जितने भी तत्व हैं जिसमें हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, इन सब से जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी की है तो वो किसकी है, हाइड्रोजन की। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो है हमारी हाइड्रोजन की। जब इसकी इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर लेते फ्यूल की तरह? हमें तो एनर्जी से मतलब है, चाहे वो गैस हो, गैस को तो हम यूज़ करते ही हैं। सीएनजी है, सीएनजी में मीथेन ही तो है, तो हम उसको यूज़ कर लें हाइड्रोजन को। हम इसको अभी तक इतने अच्छी तरह से यूज़ इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये क्या है, ये फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब है कि ये बहुत जल्दी, ये बड़ी विस्फोटक है, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है ये। तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। ये एकदम आग पकड़ लेती है, एकदम विस्फोटक हो जाती है। तो वो अगर हम गाड़ियों में यूज़ करेंगे, ऑटोमोबाइल में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। हम लोगों को सेफ़ नहीं कह सकते हैं कि लोग उसको यूज़ करें मास लेवल पे। तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल इस पे रिसर्च चल रहा है कि हम क्या करें कि हाइड्रोजन को कंट्रोल करें, हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो हम प्राप्त करें, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में करें कि इससे कोई एक्सीडेंट ना हो हमारा। तो ये इसको हम इसीलिए कहते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर का फ्यूल है, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। आजकल जो हमारे प्रोजेक्ट है वो भी चल रहे हैं, हमारे जो अभी बजट में भी प्रोजेक्ट आया था कि हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पे हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपको धातु अधातु बता दिए हैं। ठीक है, अब थोड़े सा एलॉयज करते हैं। मिश्र धातु। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं जब ये मिक्सचर होता है हमारा, मिश्रण होता है हमारा। हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था में दो धातुओं को या एक धातु को, धातु हमेशा मेजॉरिटी फॉर्म में रहेगी, धातु हमेशा ज़्यादा रहेगी, कि हम एक धातु को ज़्यादा उसमें लें और जो अधातु होती है उसको कम मात्रा में लें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो अधातु है वो ज़्यादा मात्रा में है या दो अधातु ले लिए हमने और अधातुओं का मिश्रण बन गया, ऐसा नहीं होता। जो एलॉयज होते हैं हमेशा धातुओं के होते हैं, उसमें हम छोटी मात्रा में अधातु मिला सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली हम पूरा का पूरा अधातु ले लें ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ एलॉयज लिख रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, फिर आगे और देखेंगे। ब्रास और ब्रोंज, इसमें हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनमें दो कौन कौन से मेटल हैं, और ये देते वो ज़रूर हैं कि मतलब उन्हें पता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा। देखो दोनों में कॉपर तो है ही, ठीक है। जो ब्रास होता है हमारा उसमें होता है कॉपर और जिंक, और जो ब्रोंज होता है हमारा उसमें होता है कॉपर और टिन। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार कंफ्यूज होते हैं, दो सेम दिखते हुए नाम है, कॉपर भी दोनों में है, हम जिंक को ब्रोंज में लिखाते हैं और ब्रास में टिन को लिखाते हैं। तो ब्रास में क्या है हमारा जिंक है, ब्रोंज में क्या है हमारा टिन है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ आपके लिए।
ब्रास में क्या था हमारा, कॉपर और जिंक, और ब्रोंज में क्या है हमारा, कॉपर और टिन। ये क्या है हमारा, टिन है, ये क्या है हमारा, जिंक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में याद रखना सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है, जो ये नाम है ये धोखा दे रहा है, इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है कॉपर, इसमें है हमारा निकल, और इसमें है हमारा जिंक। ये तीनों चीज़ें हैं। आप ये देख लेना कि इसमें कॉपर है, निकल है और जिंक है। कॉपर और जिंक किस वाले हैं, ब्रास वाले हैं। दोबारा से बोलूं, कॉपर है, निकल है, जिंक है। कॉपर और जिंक जो है हमारे, कॉपर और जिंक जो है हमारे ये ब्रास वाले हैं। ये देखो ये दोनों आ गए, एक इसमें एक्स्ट्रा और है निकल वाला, ठीक है। जो ये जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जर्मन सिल्वर को हम कटलरी में यूज़ करते हैं। जो ये फैंसी हमारे खाने के बर्तन होते हैं जो सिल्वर वाले होते हैं, कटलरी में यूज़ करते हैं, इसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो ये जर्मन सिल्वर, ये सिर्फ दिखता सिल्वर है तो इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ गया, वरना इसमें कोई भी सिल्वर नहीं है। कॉपर है, निकल है और जिंक है। बेल मेटल, बेल मेटल में हमारा कॉपर है और टिन है। ये बिल्कुल सेम है जो हमारा ये ब्रोंज है, इसको हम वही नाम से पता चल रहा है बेल मेटल। जो ये घंटियाँ बनती हैं हमारी, ये बेल मेटल की बनती हैं। कॉपर है और टिन है हमारा। स्टील, स्टील जो है हमारा, इसमें हमारा आयरन है और इसमें हम स्ट्रेंथ के लिए क्या डालते हैं, कार्बन। स्टील के हमारे बर्तन होते हैं, स्टील हमें हर जगह दिखता है, इस स्टील में रस्ट नहीं लगता है, और कार्बन डालने से क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये जो थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो आयरन है हमारा और कार्बन है। जो ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्या होता है, स्टील होता है, मोलिब्डेनम होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं। स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या होता है, स्टील होता है। स्टील में कौन कौन से थे हमारे, आयरन था, कार्बन था, इसके साथ कौन कौन आ जाएगा, क्रोमियम है, निकल है, मोलिब्डेनम है। ये सारे क्या है, मेटल है हमारे। ये क्या करते हैं, ये इसको स्ट्रेंथ देते हैं, ये और भी ज़्यादा, ये स्टील से ज़्यादा मजबूत हो जाती है स्टेनलेस स्टील हमारी। आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, मोलिब्डेनम है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, स्टील से, और ये ज़्यादा क्लीन रहती है, इस पर स्ट्रेन्स वगैरह कम पड़ते हैं, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी की हो जाती है स्टील, उससे ज़्यादा उच्च क्वालिटी की हो जाती है ये। और थोड़े से अलॉयज देखते हैं। एक एक करके देखते हैं इसको। फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ वायर जो होती है हमारी, ये लेड की होती है और इसमें टिन होता है हमारा, लेड और टिन दोनों होता है। जो ये फ्यूज़ वायर होती है हमारी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो बहुत कम होता है। तो ये हम क्या करते हैं, अपने जो घर के सर्किट होते हैं उसमें लगाते हैं। तो जब भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारी विद्युत धारा है बहुत तेज़ आ जाती है, तो ये क्या होता है, ये एकदम उस तेज़ धारा से पिघल जाता है और क्या हो जाता है, सारा सर्किट बंद हो जाता है। तो फ्यूज़ वायर को हम उसमें लगाते हैं ताकि एकदम जो हमारी लाइट आए वो हमारे अप्लायंसेस को, जो हमारे घर में उपकरण लगे हुए हैं, उनको ख़राब ना कर दे।
तो इसका जो प्रॉपर्टी जो विशेषता जिसके लिए ये मतलब यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसका जो है बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है इसका वो बहुत कम है। जो ये सोल्डर है, सोल्डर भी लेड और टिन का होता है हमारा, ये भी लेड टिन का होता है। इसका भी हमारा जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये सोल्डरिंग के काम आता है। सोल्डरिंग का मतलब होता है जोड़ना। जो हमारे ये छोटे छोटे सर्किट होते हैं उसमें हम सोल्डरिंग करते हैं, चिपकाते हैं चीज़ों को, ये सोल्डरिंग के काम आता है, चिपकाने के काम आता है, उन्हें जोड़ने के काम आता है। ठीक है, ये दोनों लगभग सेम से ही हैं, ये दोनों लगभग सेम से ही हैं, फ्यूज वायर और सोल्डर। ये जो एल्निको है हमारा, ये किस किस का बना होता है? एल्यूमिनियम का, निकल का, इसके नाम में ही है, एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है। एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है। इसकी हम क्या करते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स किसकी बनाते हैं? एल्निको की बनाते हैं हम। इसको हम फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं मैग्नेट्स को। ठीक है, नाइक्रोम, नाइक्रोम में हमारा क्या होता है? निकल होता है, क्रोमियम होता है हमारा और आयरन होता है। जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम के एलिमेंट बनते हैं। जो आपके गीज़र होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसको विद्युत धारा देते हैं तो ये क्या करता है, उस विद्युत धारा को चेंज कर देता है किस में? ऊष्मा में। तो हमारा पानी गर्म हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रहता है नाइक्रोम का। तो हम इसको हीटर्स में यूज़ करते हैं, गीज़र्स में जो एलिमेंट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, नाम में है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। जो ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट है, ये मैग्नीशियम जो है हमारा मिश्र धातु जो है, ये जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं वो मैग्नीशियम के बने होते हैं। इसकी क्या विशेषता है जो हम इसको यूज़ करते हैं? एक तो ये बहुत लाइट होता है, लाइट होने के साथ साथ ये बहुत हल्का होता है, और हल्का होने के साथ साथ ये बहुत मजबूत भी है। ये बहुत मजबूत है और साथ में हल्का भी है। ऐसी ही चीज़ हमें एरोप्लेन्स में चाहिए। तो ये एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं हमारे, उसको बनाने में काम आता है। ठीक है, ड्यूरेल्यूमिन है हमारा। ड्यूरेल्यूमिन में मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है और मैंगनीज होता है। तांबा है हमारा ये। जो हमारा ड्यूरेल्यूमिन होता है, ड्यूरेल्यूमिन जो होता है मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है। इसको भी हम एरोप्लेन के पार्ट्स में बनाने में काम लेते हैं। जो ड्यूरेल्यूमिन होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है किससे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी। ठीक है, थोड़े से और एलॉयज देखते हैं। जो ये रोल्ड गोल्ड होता है हमारा, रोल्ड गोल्ड में गोल्ड बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, इसमें गोल्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये किसका होता है? कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। इसमें तांबा आएगा और एल्यूमिनियम आएगा। जो ये रोल्ड गोल्ड होता है हमारा, इसकी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं हम, क्योंकि ये शाइनी शाइनी सा होता है। जो गोल्ड होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते थे। जैसे हमारा चांदी होता है, चांदी पे सोने का पानी चढ़ा देते थे, लेकिन वो भी क्या है, वो भी इतना टिकाऊ नहीं रहता। तो हमने फिर ये मिश्र धातु बनाई रोल्ड गोल्ड। सस्ता रहता है हमारा, अच्छा टिक के रहता है हमारा, और इसके पता नहीं चलता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप अलग अलग नहीं बता पाओगे कि गोल्ड का है या। तो ये
इससे हम क्या करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड। एमलगम हम पढ़ ही चुके हैं, किसी भी धातु को आप मरकरी के साथ लोगे, मरकरी क्या है, लिक्विड है, कोई भी धातु आप मरकरी के साथ लोगे वो उसका एमलगम बना लेगी। बस इसमें हम कुछ धातु इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सी धातु नहीं लेते हैं हम, इसमें हम निकल नहीं लेते, इसमें हम क्रोमियम नहीं लेते, इसमें हम आयरन नहीं लेते। आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे मेटल, ये जो तीनों हैं हमारे, ये मैग्नेटिक वाले हमारे तत्व हैं। कौन कौन से, आयरन, क्रोमियम, निकल, इन तीनों में हमारी जो है मैग्नेटिक चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ है, चुंबकीय विशेषताएं हैं, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं लेते। इसके साथ कभी भी सिल्वर एमलगम नहीं बनाता। और क्या करता है, किसी भी अधातु के साथ एमलगम नहीं बनेगा, ना अधातु के साथ बनेगा, ना ही निकल के साथ बनेगा, ना क्रोमियम के साथ बनेगा, ना आयरन के साथ बनेगा, इनके साथ नहीं बनेगा। और कोई भी धातु आप ले लो और उसको सिल्वर के साथ मिक्स कर दोगे तो हमारा एमलगम बन जाएगा। एमलगम क्या होता है, एमलगम होता है हमारा, इससे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, हमारी दांतों में जो फिलिंग होती है ना, कई बार इससे हम फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं मोस्टली ये एमलगम को, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ इन सब की। ब्रास है और ब्रोंज है, दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन ब्रास में क्या है, जिंक है हमारा, ब्रोंज में क्या है, टिन है। इसको ज़रूर याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है, कॉपर है, निकल है, जिंक है हमारा। बेल मेटल है हमारा, बेल मेटल जो ये हमारी बेल्स में काम आता है, कॉपर है और टिन है हमारा। किसकी तरह है ये, बिल्कुल ब्रोंज की तरह, ब्रोंज ही है, बस इसका हमने नाम बेल मेटल रख दिया क्योंकि ये घंटियाँ वगैरह बनाने के काम में आता है, ठीक है। स्टील है हमारा, स्टील में क्या है, कार्बन डाल दिया आयरन में हमने स्ट्रेंथ के लिए, ताकि इसको रस्ट ना लगे और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। स्टेनलेस स्टील है हमारा, स्टील है हमारा, आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। जो फ्यूज़ वायर है और सोल्डर है, इसमें क्या होता है, लेड है और टिन होता है हमारा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो एकदम सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारे जो घर के उपकरण हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। एल्निको है, एल्निको एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इसके हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नाइक्रोम है हमारा, नाइक्रोम के एलिमेंट बनते हैं, हीटर में यूज़ करते हैं, गीज़र्स में यूज़ करते हैं। और इसके धातु कौन कौन से होते हैं, निकल है, क्रोमियम है, आयरन है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो उनको रेजिस्टेंस देता है, ये बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। ड्यूरेलुमिन है, मैग्नीशियम है, इन दोनों को हम किस में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उसके पार्ट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड है, इसमें बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है हमारा, इसमें कॉपर है, इसमें एल्यूमिनियम है हमारा, ठीक है। और ये एमलगम है, एमलगम में ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई अधातु नहीं होगी, निकल, क्रोमियम, आयरन नहीं होगा, बाकी कोई भी धातु लेके उसका एमलगम हो जाता है। ये एलॉयज़ हो गए, जो सारे इंपॉर्टेंट एलॉयज़ थे मैंने आपको सारे करा दिए। 2 डिजीज़ेज़ करा देती हूँ आपको, बैक्टीरिया की ही डिजीज़ेज़ कराऊँगी। दो डिजीज़ेज़ करेंगे आज हम, निमोनिया और दूसरा है हमारा टेटनस। दोनों ही, अभी हम बैक्टीरिया के डिजीज़ पे चल रहे हैं तो दोनों ही बैक्टीरिया के डिजीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले निमोनिया देखते हैं। रोग कारक कौन है इसका, इसका रोग कारक है बैक्टीरिया। किसकी बीमारी है, लंग्स की बीमारी है ये हमारी। क्या होता है इससे,
लंग्स की बीमारी है और इससे हमें जो सांस लेने में होती है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी रहती है हमें। ठीक है, इसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज करेंगे हम इसमें एंटी बैक्टीरियल ले लेंगे। बैक्टीरियल क्या है? बैक्टीरिया को मारना है क्योंकि बैक्टीरिया कर रहा है। एंटी क्या है? मारेंगे किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, निमोनिया है, निमोनिया का रोग कारक कौन है? बैक्टीरिया है, लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, सांस लेने में हमें थोड़ी दिक्कत रहती है और इसका इलाज किससे करेंगे? एंटीबैक्टीरियल लेके। ठीक है, टेटनस करा देती हूँ आपको मतलब पढ़ा देती हूँ आपको। रोग कारक कौन है इसका? बैक्टीरिया। ठीक है, टेटनस से क्या होता है? टेटनस जो जिस चीज़ को प्रभावित करता है वो होती हैं मसल्स। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो कभी भी हड्डियों की वजह से नहीं होती। हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, हड्डियों की वजह से कभी भी मूवमेंट नहीं होती। जो भी हम घूमते हैं फिरते हैं, हड्डियों की वजह से नहीं घूम रहे हैं हम भी ऐसे मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये किसकी वजह से हिला रही हूँ? ये मसल्स की वजह से हिला रही हूँ। मसल्स क्या करती हैं? संकुचन करती हैं और फैलती हैं। तो जब वो रिलैक्स हो जाती हैं और जब वो संकुचन करती है, इससे क्या होता है? मेरे हाथ की मूवमेंट होती है, ऐसे मैं ऐसे अपने हाथ को मूव कर पाती हूँ। तो ये जो हमारा टेटनस है, टेटनस क्या करता है? ये मसल्स को प्रभावित करता है। ये मसल्स में क्या करता है? एक कठोरता ला देता है, उसको क्या करता है? एकदम जमाव ला देता है उसमें। वो अच्छी तरह से ना रिलैक्स हो पाती हैं और ना ये हमारी संकुचन कर पाती हैं। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में जकड़न आ जाती है। अब जो मेरा जबड़ा है, जबड़े में भी मसल्स हैं। जो ये ऊपर का जबड़ा है और नीचे का जबड़ा है, ये कैसे मूव कर पाते हैं, ये कैसे हिल पाते हैं? क्योंकि मसल्स इनको हिला पा रही हैं। तो ये क्या करता है? ये इसका जो जबड़े की मसल्स होती हैं इसको प्रभावित करता है। तो इस वजह से क्या होता है? मुंह खुल नहीं पाता, मुंह बंद हो जाता है, दर्द रहता है हमें पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी मसल्स में दर्द है, हम हिल नहीं पा रहे हैं, अकड़न अकड़न सी रहती है बॉडी में। तो इसको हम लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। लॉक जॉ डिजीज क्या होता है कि मेरा जॉ जो है, जॉ मतलब जबड़ा, जो मेरा जबड़ा है वो लॉक हो गया। जो मेरा जबड़ा है उस पर ताला सा लग गया, वो रुक गया। क्यों? क्योंकि अकड़ गई मसल्स। और हमारी मूवमेंट कौन कराता है? हमारी ये जो हिलाती कौन सी चीज़ें? मसल्स हिलाती हैं। तो मेरा जबड़ा क्या हुआ? लॉक हो गया। किस वजह से? टेटनस की वजह से। आप देखते हो, और ये जो कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जब भी हमारा घाव हो जाता है तो ये जो मिट्टी उस पर लगती है, उस जो ये घाव होता है हमारा, मिट्टी लगी उस पर, ये कीटाणु उधर से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर खून निकल आया लगने से तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, ठीक है। ये दो डिजीजेज हो गए आपके, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया। और जो ये टेटनस है, टेटनस का जो हमारा टीका लगता है वो ये जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है हमारा, उसमें भी इंक्लूडेड है टेटनस। ये याद रखना आप, टेटनस जो है हमारा इंद्रधनुष में इंक्लूडेड है। ठीक है, दो डिजीजेज हो गई आपकी। अब मैं आपको वो जो आई का स्ट्रक्चर कल आपको पढ़ाया था मैंने, उसकी थोड़ी सी डिजीजेज बता देती हूँ। ठीक है, जो आँखों से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं थोड़ी सी वो बता देती हूँ। एक होती है मायोपिया। निकटदर्शिता। ये होती है हमारी निकटदर्शिता।
निकटदर्शिता क्या होती है, नाम से पता कर लो। पास की चीज़ें तो हमें साफ दिखाई देंगी, जो दूर की चीज़ें होती हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। दूर की चीज़ें क्या होती हैं, धुंधल दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। जो भी 40 साल से कम उम्र के होते हैं ना, उन सब में क्या होता है, ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। जिनके भी चश्मे लगे होते हैं और वो 40 साल से कम है, तो उनको यही बीमारी होती है कि उनको क्या होता है कि पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं, हम पढ़ पाते हैं। अगर ऐसे मैं पढ़ूँ तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, अगर मैं पढ़ पाऊँ तो पास की चीज़ पढ़ लेती हूँ, मुझे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा लेंस होता है ना, ये लेंस क्या हो जाता है, हमने कल किया ही था, ये लेंस क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है। फोकल लेंथ कम हो गई तो इमेज क्या बन जाती है, इमेज पहले ही बन जाती है। इमेज रेटिना पे बननी चाहिए तभी तो वो दिमाग तक जाएगी, इमेज पहले ही बन जाती है तो वो धुंधली आती है, हमें पूरी सी क्लियर सी इमेज नहीं आती। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए चश्मा लगा लेते हैं। कौन सा चश्मा लगाते हैं, हम इसमें लगाते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सॉरी, हम इसमें लगाते हैं कनकेव लेंस। कैसे लगाएंगे, इसने फैलाया लाइट को थोड़ा, ये उसको कन्वर्ज करेगी और इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी, रेटिना पे। ये जो हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस। तो अब मेरा जो पावर है इसकी वो माइनस में आती है। ठीक है, हमें क्या होता है, पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें आराम से दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें कनकेव लेंस लगाते हैं हम, जिसकी पावर होती है नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता में क्या होता है कि हमें जो होती हैं, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, दूर की चीज़ें आराम से दिखाई दे जाती हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि दूर की चीज़ें तो आराम से दिखाई दे जाती हैं उनको, जो पास पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो उनको देख नहीं पाते। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है ना वो पतला हो जाता है, तो फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ गई तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, पीछे बन गई। अब मुझे क्या करना है, इमेज को अंदर लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन रेज को और ज़्यादा कन्वर्ज करना चाहूँगी, केंद्रित करना चाहूँगी, तो मैं एक कन्वेक्स लेंस और लगा दूँगी। ठीक है, नया बना देती हूँ मैं आपके लिए। इसमें क्या होता है, एक हम यहाँ लेंस और बना देंगे। इसमें क्या होगा, ये जो हमारी इमेज है रेटिना पे बन जाएगी। रेटिना पे हम इमेज बना देंगे। क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस। इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। या मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जो मम्मी का चश्मा लगता है वो पॉजिटिव का लगता है, जो हमें चश्मा लगता है वो नेगेटिव का लगता है। ठीक है, ठीक है। एक और देखते हैं, कैटरैक्ट। मोतियाबिंद। कैटरैक्ट में क्या होता है, हमारा जो हमारा लेंस होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, जो लेंस होता है हमारा, उसके ना आसपास कैल्शियम जमा हो जाता है।
कैल्शियम जमा हो जाता है तो उसके जमने से क्या होता है, जो लेंस होता है ना, वैसे तो वो बड़ा लचीला सा होता है, जो लेंस होता है वो बड़ा हार्ड हो जाता है, वो बड़ा अपारदर्शी हो जाता है, हेजी सा हो जाता है, ओपेक सा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। तो जब ये अपारदर्शी हो जाता है तो उसमें से जो हमारी किरणें हैं वो जा नहीं पाएंगी। तो क्या होता है, ना हमें पास का दिखता है ना हमें दूर का दिखता है। इसका इलाज क्या रहता है, इसका इलाज होता है कि हम इस लेंस को ना चेंज करा लेते हैं, लेंस ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, दूसरा नया लेंस लगवा लेते हैं आइज़ में। और कोई तरीका नहीं है इसका, हम इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं। इसमें अब कैल्शियम जम गया, अब ये पुराना हो गया, तो अब हम इसको नया लगवा लेते हैं, इसको चेंज करा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मोतियाबिंद। जो लेंस होता है उसके चारों ओर क्या होता है, कैल्शियम जम जाता है, ये बड़ा अपारदर्शी सा हो जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कल बताया था कि सिर्फ विटामिन ए की कमी से हो जाए, ये इसका एक कारण हो सकता है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमारी जो रोड्स होती हैं उसमें उसको पोषण नहीं मिल पाता, विटामिन ए चाहिए होता है उसको, पोषण नहीं मिल पाता, तो हमारे को जो रात में है ना दिखना कम हो जाता है। या हम इसको कह सकते हैं ये एक अनुवांशिक डिजीज़ भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। ये एक अनुवांशिक डिजीज़ भी है हमारा, ये रतौंधी। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता बचपन से हमारे में, मैंने आपको बताया था कि रेटिना में क्या होते हैं, रेटिना में दो तरह के होते हैं, रोड होते हैं और कोन्स होते हैं। क्या पता उसमें रोड हो ही ना हो उसके पास, रोड को बनाने वाले जीन ही ना हो उसके पास। तो ये इसके बहुत सारे रीज़न है, अभी तो मैंने आपको 2 रीज़न बताए हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से 2 कारण ये भी हैं कि विटामिन की ए की कमी हो जाए या फिर ये एक अनुवांशिक डिजीज़ हो, बचपन से ही हमें ये रोड्स नहीं मिले हैं और हम रात को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, एक और डिजीज़ मैं आपको करा देती हूँ, ग्लूकोमा। काला मोतिया। इसमें क्या होता है, जो ये जलीय द्रव है हमारा, हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जलीय द्रव होता है, ये लेंस होता है हमारा, और ये हमारा बाहर कॉर्निया है, ये लेंस है। तो ये बीच में हमारा जलीय द्रव होता है हमारा। जो ये जलीय द्रव होता है ना, ये बनता रहता है, लेकिन इसकी खपत नहीं होती है। तो जब ये जलीय द्रव बन रहा है और इसकी खपत नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये दाब डालेगा, ये प्रेशर डालेगा किस पे, ये जो हमारी नर्व्स जा रही हैं ब्रेन को, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक हमेशा जो यूज़ करते हैं हम, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आँखों के लिए करते हैं, और नर्व्स वो होती हैं जो दिमाग के पास जा रही हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स ये दिमाग के पास जा रही हैं, ये इस पे ना प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा भार हो रहा है, ये इस पर प्रेशर क्रिएट करेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल अंधापन आ जाएगा उसका। इसके कोई लक्षण भी नहीं होते हैं, पहले ना हमें आँख में दर्द होता है, पता ही नहीं चलता है कि हाँ हमें ये काला मोतिया या ग्लूकोमा है। धीरे धीरे जब तक पता चलता है तब तक आँख की रोशनी चली जाती है। अगर हमें टाइम से पता भी चल जाता है तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरह से, इसका कोई इलाज नहीं है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फिर ये जो अंधापन है हम उसको थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं, लेकिन हम उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो आई है ये कंप्लीट हो गई है। जो केमिस्ट्री के थोड़े टॉपिक्स हैं मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक यू।